आज की इस वीडियो में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक न्यू रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हमारी गवर्नमेंट ने डाकघरों को बैंक सेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि अब पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको डाक से रिलेटेड काम तो देखने को मिलता ही है, वो बैंकिंग सेक्टर की तरह भी काम कर रहे हैं। सो ऐसे में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से न्यू वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दी गई है। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल जो है वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। स्टेट वाइज वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं। इसके अलावा अदर स्टेट से भी आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। साथ में सैलरी भी अच्छी खासी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। सो इस भर्ती से रिलेटेड एज क्राइटेरिया, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, एग्जामिनेशन फीस, सैलरी, डॉक्यूमेंट्स, हर एक डिटेल आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें कि किन पोस्ट के लिए आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आउट की गई है। सो जो नोटिफिकेशन आउट की गई है वो की गई है आपकी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, ठीक है। यानी कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल्स को फॉर्म भरने के लिए इनवाइट किया गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर ये जो वैकेंसी है, ये जो फॉर्म नोटिफिकेशन है, ये आउट की गई है। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ दिन काम किया और उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर टाइम टू टाइम जो है वो रिन्यू होता रहेगा। सो यहाँ पर एज ए परमानेंट जो भी आप इसको समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं फॉर्म को अप्लाई करने की डेट, तो वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 1/3/2025, यानी कि 1 मार्च 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट की बात करता हूँ तो 21 मार्च 2025 तक आपका जो फॉर्म है उसको यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ पोस्ट, तो यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी की, सो पोस्ट डेजिग्नेशन है एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए फॉर्म आउट किए गए हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 51 है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो यहाँ पर कम है क्योंकि एग्जीक्यूटिव पोस्ट है और इवन ये कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर निकाली जा रही है। सो इसलिए यहाँ पर जो वैकेंसी है जो वो आपको कम देखने को मिल रही है। लेकिन आप यकीन मानिएगा, वैकेंसी चाहे कम हो, लेकिन जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 से 35 ईयर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपकी उम्र 21 से 35 के बीच में है तो आप ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वैकेंसी को मैं कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं तो अनरिजर्व की 13 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, ओबीसी की 19 है, एससी की 12 है और एसटी की यहाँ पर 4 वैकेंसी जो है वो रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है, उनके जिनके मिनिमम 40% जो डिसेबिलिटी है, उनके लिए यहाँ पर जो सीट है उनको भी यहाँ पर रिजर्व रखा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहा गया है नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। यानी कि ये जो टेंटेटिव वैकेंसी है, यानी कि फर्स्ट नोटिफिकेशन आउट की गई तो 51 वैकेंसी पे की गई है, बट इन फ्यूचर हो सकता है कि इन वैकेंसी को बढ़ाकर 100 भी कर दिया जाए या फिर इनको घटाकर 25 भी कर दिया जाए। सो इनको घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ये बैंक अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड करेगा। आप इसके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हो कि नोटिफिकेशन 51 वैकेंसी पे आई थी, अब घटा क्यों रहे हो, अब बढ़ानी क्यों है। सो यहाँ पर ये टोटली बैंक के हाथ में वैकेंसी को घटाना और बढ़ाना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सर्कल और स्टेट वाइज ब्रेकअप, अगर वैकेंसीज कम करते हैं तो देखिए सर्कल है छत्तीसगढ़, स्टेट है छत्तीसगढ़, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर है 3, ठीक है। स्टेट है आसाम और सर्कल आसाम है, स्टेट आसाम है, 3 वैकेंसी हैं। बिहार के अंदर भी 3 वैकेंसी है, गुजरात के अंदर 6 वैकेंसी है, हरियाणा के अंदर ओनली 1 वैकेंसी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंदर 2 वैकेंसी है, केरल के अंदर 1 वैकेंसी है, महाराष्ट्र के अंदर 2 तरह से 2 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र के अंदर 3 वैकेंसी है, गोवा के अंदर सिंगल वैकेंसी है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में 3 वैकेंसी है, मणिपुर में 2 है, मेघालय में 4 है, मिजोरम में 3, नागालैंड में 5 और त्रिपुरा के अंदर 3 वैकेंसी है। इसके बाद अगर पंजाब की बात करें तो 1 वैकेंसी है, राजस्थान के अंदर 1 वैकेंसी है, तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु और पौंडीचेरी 2 जगह डिवाइड किया गया है, जहां पर 2 वैकेंसी तमिलनाडु में और पौंडीचेरी के अंदर 1 वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर 1 वैकेंसी है, उत्तराखंड के अंदर 2 वैकेंसी और टोटल 51 वैकेंसी है। तो ये यहाँ पर स्टेट और सर्कल वाइज आप देख सकते हो कि कितनी वैकेंसी है। अगर आप हरियाणा के लिए अप्लाई करोगे तो हरियाणा यहाँ पर आपका स्टेट है, हरियाणा सर्कल है, तो 1 ही वैकेंसी है। यानी कि जितने भी लोग हरियाणा से अप्लाई करेंगे वहाँ पर सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ जो एक कैंडिडेट है उसका यहाँ पर आपका करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें सो सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। यानी कि ये भर्ती जो है वो 10th पास वालों के लिए नहीं है, 12th पास वालों के लिए नहीं है,
या डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट पास के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और कही गई है नोट के अंदर, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ द स्टेट अप्लाइंग फॉर। यानी कि देखिए, अगर मैं हरियाणा से अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, मैं हरियाणा से अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट है हरियाणा का, यानी कि हरियाणा का जो मूल निवास पत्र है वो मेरे पास है, ठीक है। इसके अलावा एक कैंडिडेट है राजस्थान से, उसने भी हरियाणा से अप्लाई किया और हम दोनों का सिलेक्शन, हम दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं हरियाणा के लिए जो एक वैकेंसी उसके लिए। सो जिसके बाद डोमिसाइल है, यानी कि जो हरियाणा का रहने वाला है ना, उसको प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाएगी कि भाई पहले हरियाणा वाला जो है उसको नौकरी दी जाएगी, राजस्थान वाले को नहीं दी जाएगी। ऐसे ही राजस्थान के अंदर अगर आपके पास राजस्थान का मूल निवास पत्र है, डोमिसाइल है, मैं हरियाणा से राजस्थान में अप्लाई करता हूँ, दोनों हम सिलेक्ट होते हैं, तो आपको पहले वरीयता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी, मुझे सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। चलिए, पोजीशन एग्जीक्यूटिव की अगर जॉब डिस्क्रिप्शन की यहाँ पर बात करते हैं तो आपको अपना अचीवमेंट करना है, मंथली रेवेन्यू टारगेट, ठीक है। इसके अलावा आपको कस्टमर एग्जीक्यूशन जो है, इवेंट्स वगैरह जो है उनको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना है। इसके अलावा आपको पीरियोडिक ट्रेनिंग एजुकेशन सेशन, जीडीएस, आईबीपीएफ प्रोडक्ट और सर्विस वगैरह के जो है उनको कंडक्ट करवाने हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको ऑपरेट सिमलेसली विद डीओपी इंस्पेक्टर सब डिवीजन विद पोस्ट मास्टर टू ड्राइव आईपीपीबी एंड थर्ड पार्टी सेल्स, यानी कि इंस्पेक्टर्स वगैरह जो इंस्पेक्शन वगैरह पोस्ट मास्टर्स वगैरह करते हैं उनके साथ आपको उनको कंडक्ट करवानी पड़ेगी, ठीक है। असिस्ट जीडीएस इन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर फॉर आईपीपीबी एंड इट्स पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, आपको जो जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक होता है उसको असिस्ट करना पड़ेगा ताकि वो न्यू कस्टमर्स लेकर आ सके, ठीक है। आपको रिलेशनशिप कस्टमर्स के बीच में और बैंक के बीच में बनाना है। इसके अलावा आपको जो चैनल पार्टनर्स हैं आपके, जो बैंकिंग पार्टनर्स हैं, उनके साथ आपको जो है रिलेशनशिप मैनेज करने हैं, बैंक्स की मीटिंग्स वगैरह, गोल्स वगैरह को, सारी चीज़ों को मैनेज करना है, और बैंक के द्वारा आपको टाइम टू टाइम जो भी ड्यूटी दी जाएगी वो सारी आपको यहाँ पर परफॉर्म करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर बता दी है मैंने आपको। इसके बाद पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। यानी कि सबसे पहले 1 साल के लिए आपको यहाँ पर 1 साल के पीरियड के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखा जाएगा, एंड उसको 1 साल खत्म होने के बाद एक्सटेंशन ईयर टू ईयर जो है वो आपको किया जाएगा, ईयर बेसिस फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर, ठीक है। सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 3 ईयर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, अगर ठीक है तो 1 साल के लिए रख देंगे आपको, और अगर और भी बहुत अच्छी है तो 2 साल के लिए आपका इंक्रीज कर देंगे, और उसके बाद अगर 3 साल बाद आपको लगता है कि हाँ इनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रही है और ये बैंक के लिए यूजफुल है, तो आपकी जॉब है इसको यहाँ पर परमानेंट जो है वो कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, ओनली मेरिट बेस के ऊपर, जैसे जीडीएस का होता है वैसे मेरिट बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन करवाया जाएगा। यहाँ पर आपका जो ग्रेजुएशन के मार्क्स है ना, उनके ऊपर आपका जो है सिलेक्शन होगा। यहाँ पर आपके जिनके पास डोमिसाइल है, जैसे मान लो मेरे भी 99% है, मैं हरियाणा का हूँ, मेरे पास डोमिसाइल है, राजस्थान के कैंडिडेट के भी 99 है, दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, बट मेरे पास डोमिसाइल है, आपके पास डोमिसाइल नहीं है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर मुझे दे दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर ज़रूरत पड़ती है तो इंटरव्यू वगैरह भी आपका यहाँ पर कंडक्ट करवाया जा सकता है, ठीक है। द बैंक रिजर्व द राइट टू कॉल ओनली द रिक्वेस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर द असेसमेंट इंटरव्यू विद रेफरेंस टू द कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोफाइल, वाइवा रिक्वायरमेंट, जो भी चीज़ें हैं उन सब के लिए बैंक के पास राइट्स रिजर्व है कि वो इंटरव्यू वगैरह जो है वो यहाँ पर रिजर्व कर सकते हैं। हालांकि मेरिट बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन बैंक को अगर नीड लगती है तो वो आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा सकता है। सो ओवरऑल अगर इसका हम एक सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई ओवरऑल ये जॉब कैसी है, तो देखिए सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है, लेकिन अगर आप यहाँ पर अच्छा काम करते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर अच्छा काम करते हो तो आपको यहाँ पर जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा कि आपको परमानेंट यहाँ पर कर दिया जाएगा एज पर योर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर, ठीक है। सो ये परमानेंट जॉब बन जाएगी अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पे एंड अलाउंसेज के बारे में, तो 30,000 रुपये आपको महीना जो है आपको यहाँ पर बैंक जो है एक लमसम अमाउंट यहाँ पर बताई गई है आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा कुछ अलाउंसेज वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। सो लगभग
35 से 40 हज़ार रुपये तक आप मानकर चलिएगा आपकी सैलरी यहाँ पर मंथ आपकी यहाँ पर पड़ जाती है। यहाँ पर टैक्स वगैरह का बताया गया कि टैक्स वैक्स जो है वो आपके टाइम टू टाइम यहाँ पर कट होते रहेंगे। अथॉरिटी के पास सारे अलाउंसेज वगैरह हैं, जो राइट्स वगैरह हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट नो अदर पे अलाउंसेज बोनस एक्सेट्रा शैल बी पेड एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड अबव। ठीक है, अभी यहाँ पर इनके अलावा कोई भी और अलाउंसेज जो है वो आपको नहीं दिए जाएंगे, जो यहाँ पर ऊपर दिए गए हैं इनके अलावा। ठीक है, जब आप परमानेंट हो जाओगे तो आपको बहुत सारे अलाउंसेज मिलेंगे, बट अभी ये बी और सी और डी जो बी सी पॉइंट्स हैं इनके अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर आपको दी जाएगी। लमसम यहाँ पर 30 बताई जा रही है, लेकिन ये मानकर चलिए 35 से 40 हज़ार के बीच में जो है आपकी सैलरी यहाँ पर पढ़ने वाली है। इसके बाद अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, SC ST PW जो है उनको यहाँ पर 150 रुपीज़ चार्ज लगेंगे फ़ीस के, और जो अदर कैटेगरीज हैं लाइक EWS हो गया, आपका अनरिजर्व OBC हो जाते हैं, उनको यहाँ पर 750 रुपये जो हैं वो फ़ीस यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा है कि आपको एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार अपना चेक कर लीजिए, फ़ी पे करने के बाद में फ़ीस आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा फ़ीस जो है वो नॉन रिफ़ंडेबल है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और टाइम से पहले यानी कि लास्ट डेट से पहले आपको आपका फॉर्म भरना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद आपको फ़ीस जमा करवानी होगी। लास्ट डेट के बाद अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया या फिर फॉर्म फिल कर दिया, फ़ीस जमा नहीं करवाई, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो कि स्टार्टिंग में दी गई है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये ऑफिशियल वेबसाइट ये दी गई है, इसके ऊपर जाकर आप यहाँ पर जो है अप्लाई करना, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस देनी है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। ठीक है, सो यही सारी डिटेल्स इस भर्ती से रिलेटेड, अगर आप ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल हैं, ग्रेजुएट हैं, और अगर आप चाहते हैं कि बिना एग्ज़ाम के आप ये जो भर्ती है इसको क्वालिफाई कर ले, अगर आपके अच्छे नंबर ग्रेजुएशन में आए हैं तो आप इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई करना। फिर भी इस भर्ती से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।